नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम 14वीं सदी की सत्ता के उन समीकरणों और चित्तौड़गढ़ पर हुए ऐतिहासिक आक्रमण की वास्तविकताओं को समझने वाले हैं। देखिए, हमारा इतिहास अक्सर किंवदंतियों और लोक कथाओं के पीछे कहीं छिप सा जाता है। इसलिए आज हम सुनी सुनाई बातों को किनारे रखकर केवल और केवल प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर इस जटिल विषय की परतें खोलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। हम शुरुआत करेंगे 14वीं शताब्दी की भू राजनीति से, फिर समझेंगे चित्तौड़ के सामरिक महत्व को, उसके बाद 1303 के उस ऐतिहासिक आक्रमण पर बात करेंगे। इसके बाद हम सैन्य रणनीति और लोक कथाओं के बीच के अंतर को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि प्रतिष्ठित इतिहासकारों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या निष्कर्ष है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, 14वीं सदी की भू राजनीति और दिल्ली सल्तनत का विस्तार। अब देखिए, उस दौर को अगर सही मायनों में समझना है ना, तो आपको एक शब्द को पकड़ना होगा: साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। इसका सीधा सा मतलब है अपने साम्राज्य को फैलाने की एक तीव्र राजनीतिक और सैन्य भूख। और सच कहें तो उस युग में अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल यही था: सत्ता का क्रूर और निर्बाध विस्तार। ये कोई आपसी या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक विशुद्ध राजनीतिक रणनीति थी जो उस समय के हर ताकतवर शासक की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर कि आखिर चित्तौड़ का सामरिक महत्व क्या था। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अलाउद्दीन की नज़र चित्तौड़ पर ही क्यों टिक गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण था इसका भूगोल। चित्तौड़ एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां से गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और सिंध जाने वाली प्रमुख व्यापारिक मार्ग होकर गुजरते थे। अब जाहिर है, जो भी शासक एक विशाल सेना और साम्राज्य चलाना चाहता है, उसके लिए इन व्यापारिक मार्गों पर अपना कब्जा जमाना एक बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य जरूरत बन जाती है। तो अगर हम सीधी सी बात करें तो इस आक्रमण का जो मुख्य और वास्तविक कारण था, वो चित्तौड़ की यही सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। इन महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना ही इस पूरे सैन्य अभियान की असली जड़ थी। और यही इतिहास का वो ठोस सच है जिसे ध्यान में रखकर हमें आगे की घटनाओं को देखना चाहिए। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे बिंदु का, 1303 का वो ऐतिहासिक आक्रमण। साल था 1303। ये वो साल है जो हमें कहानियों और कवियों की काल्पनिक दुनिया से निकालकर एक ठोस ऐतिहासिक समय सीमा में लाकर खड़ा कर देता है। यही वो साल था जब चित्तौड़ के दरवाजे पर दिल्ली सल्तनत की सेना ने दस्तक दी थी। अगर हम घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पाएंगे कि 1302 ईस्वी में राजा रत्न सिंह ने अभी ठीक से शासन संभालना शुरू ही किया था कि अगले ही साल 1303 में खिलजी ने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। और ध्यान रहे, ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था जो रातों रात खत्म हो गया हो। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग की ये घेराबंदी लगातार 8 महीने तक चली। जरा सोचिए, 8 महीने! ये इस संघर्ष के विशाल पैमाने और दोनों तरफ के जबरदस्त दृढ़ संकल्प को दिखाता है। इस लंबी घेराबंदी का अंत बहुत ही दुखद लेकिन ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सत्य है। 8 महीने के इस विकट संघर्ष के बाद राजपूत योद्धाओं ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके बाद वीर राजपूत महिलाओं ने जौहर की ज्वालाओं में स्वयं को समर्पित कर दिया और अंततः चित्तौड़ पर खिलजी का कब्जा हो गया। ये इतिहास की एक बेहद कठोर और दर्दनाक वास्तविकता है। अब इन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल हमारे दिमाग में आता है। अगर ये एक स्पष्ट सैन्य विजय और साम्राज्यवादी संघर्ष था, तो फिर पद्मावती की वो मशहूर कहानी कहाँ से आ गई? कैसे एक विशुद्ध सैन्य अभियान रूप के आकर्षण, रोमांस और छल कपट की एक पौराणिक गाथा में तब्दील हो गया? और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, सैन्य रणनीति बनाम लोक कथा। आइए यथार्थ और मिथक के इस अंतर को समझते हैं। यहाँ हम दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देख सकते हैं। एक तरफ हमारे पास बिल्कुल ठोस ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, 8 महीने की लंबी घेराबंदी और बिल्कुल स्पष्ट राजनैतिक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ है वो काल्पनिक किंवदंतियां, जैसे सिंघल द्वीप की राजकुमारी का जिक्र, राघव चेतन द्वारा उनके रूप का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना और महज सुंदरता के लिए आक्रमण होना। ये साफ दिखाता है कि असली सैन्य उद्देश्यों को बाद के साहित्य में कितनी नाटकीयता के साथ बदल दिया गया। अब ये भ्रांति पैदा कैसे हुई, इसे समझने के लिए बस इन 2 तारीखों पर गौर कीजिए। चित्तौड़ पर असली आक्रमण हुआ था 1303 में,
जबकि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत कब लिखा? 1540 में। यानी इन दोनों घटनाओं के बीच करीब 240 सालों का एक बहुत बड़ा फासला है। और हम सब जानते हैं कि इतने लंबे समय में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पनाएं और लोक कथाएं कितनी आसानी से घुल-मिल जाती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये भ्रम सिर्फ कवियों तक ही सीमित नहीं रहा, बाद के कई इतिहासकारों ने भी इसे बिना जांचे परखे आगे बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए, जब कर्नल टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखा तो उन्होंने ठोस साक्ष्यों के बजाय भाटों की सुनाई हुई कथाओं पर ज्यादा भरोसा किया। नतीजा, उन्होंने भयंकर ऐतिहासिक गलतियां की, जैसे राजा रत्न सिंह की जगह भीम सिंह का नाम लिख दिया, आक्रमण का साल 1303 की जगह 1275 मान लिया और पद्मावती को चौहान वंशी हमीर शंख की पुत्री बता दिया। इन गलतियों ने हमारे इतिहास को बहुत बुरी तरह से उलझा कर रख दिया। तो चलिए अब अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर आते हैं कि आखिर प्रतिष्ठित इतिहासकारों का इस पर क्या निष्कर्ष है। प्रख्यात इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का ये कथन इस संदर्भ में बहुत अहम है। सारे साक्ष्यों को खंगालने के बाद उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पद्मावत की कथा आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की सी कविताबद्ध कथा है। आसान शब्दों में कहें तो इस कहानी का बाहरी ढांचा तो कुछ असली ऐतिहासिक नामों जैसे अलाउद्दीन, चित्तौड़ और रत्न सिंह पर खड़ा किया गया है, लेकिन इसके अंदर की जो पूरी कहानी है वो बस इसे रोचक बनाने के लिए गढ़ी गई एक कल्पना है। ओझा जी ने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ बड़ी ऐतिहासिक विसंगतियां भी बताई हैं। जैसे पद्मावत में कहा गया है कि पद्मावती सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की बेटी थीं, लेकिन इतिहास बताता है कि उस समय वहां गंधर्वसेन नाम का कोई राजा था ही नहीं। इसी तरह महाकाव्य में कुंभलनेर के राजा का जिक्र आता है, जबकि असल में उस समय तक कुंभलनेर आबाद भी नहीं हुआ था। ये ऐसी भौगोलिक और समय की गलतियां हैं जो इस कहानी के काल्पनिक होने की साफ साफ पुष्टि कर देती हैं। और इस बात को डॉक्टर के.एस. लाल का निष्कर्ष और भी पक्का कर देता है। उनका मानना है कि अलाउद्दीन का 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करना, वो भीषण संघर्ष, वीर राजपूतों का बलिदान और वीरांगनाओं के जौहर का जो नग्न सत्य है, बस उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ महज एक साहित्यिक संरचना है जिसका कोई ऐतिहासिक समर्थन मौजूद नहीं है। यानी मुख्य घटना बिल्कुल सच है, लेकिन उसके आसपास बुने गए ज्यादातर किस्से विशुद्ध साहित्यिक कल्पना है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेट लेते हैं। एक तरफ हमारे पास अकाट्य सत्य घटना है, 1303 का वो साम्राज्यवादी आक्रमण, वीर राजपूतों का कड़ा संघर्ष और महिलाओं का दुखद जौहर। और दूसरी तरफ है वो साहित्यिक कल्पना जिसमें खिलजी रानी को सौंपने की शर्त रखता है या फिर गोरा बादल का वेश बदलकर पालकियों में जाने का छल दिखाया गया है। इतिहास को पढ़ते और समझते समय हमें इन दोनों के बीच की लकीर को हमेशा बिल्कुल साफ रखना चाहिए। अब अंत में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमें अपने इतिहास को उसके ठोस साक्ष्यों, सामरिक सच्चाई और प्रमाणित सैन्य रणनीतियों के नजरिए से समझना चाहिए, या फिर सदियों बाद कवियों द्वारा रची गई लोक कथाओं की रंगीन कल्पनाओं से? एक सजग और समझदार श्रोता के रूप में ये चुनाव आपको खुद करना है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण